मेरा पति मुझे मायके नहीं जाने देता। मेरा पति मुझे कभी मायके नहीं जाने देता था। मेरा नाम रजनी है। शादी के बाद मेरा पति मुझे मेरी मम्मी के घर नहीं जाने देता था। वजह यह थी कि एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पति को कपड़ों का ताना दे दिया था, जिस पर मेरे पति ने बहुत गुस्सा दिखाया था, जबकि मेरी मम्मी ने उस वक्त मेरे पति से माफ़ी भी कर ली थी, मगर मेरे पति ने अपना दिल साफ नहीं किया था। वह मेरी मम्मी को तो मुझे मिलने आ जाती थी, मगर मेरा पति मुझे उनके घर ना ले जाता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं उन दिनों पेट से थी और हमारे यहाँ एक अच्छी बड़ी रस्म थी कि जब भी किसी लड़की के यहाँ उसकी पहली औलाद होती है तो ससुराल वाले उसे मायके जाने की इजाज़त देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह मायके वालों के लिए कोई बोझ होती है या फिर ससुराल वाले उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बस यह हमारे यहाँ की रस्म है जिसे अच्छा समझा जाता है। मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी मम्मी ससुराल से आकर आई और ले गई। मम्मी बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगी। ससुराल फिर ससुराल होता है, तू यहाँ कैसे रहेगी? मेरे यहाँ तेरी प्रेगनेंसी आसानी से गुजर जाएगी। मैं मम्मी की बात से सहमत थी। तभी पति ने इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैं हैरान हुई थी कि आज पंकज को क्या हो गया है। खैर, मैं खुश होकर अपनी मम्मी के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर काफ़ी दिन मम्मी ने मेरी बहुत सेवा करी। फिर जब मेरे बेटे साहिल का जन्म हुआ तो मुझे ढेरों बधाइयाँ और ढेरों प्रार्थनाओं के साथ मैं दोबारा ससुराल विदा कर दिया गया। उन दिनों में मुझे अपने पति की याद आती रही, लेकिन वह कभी भी मुझसे बात नहीं करते और ज़्यादातर वह बहुत बिजी रहते थे। मैं उनकी इस आदत से तंग थी, मगर फिर समझदारी से काम लेते हुए कभी उनसे शिकायत नहीं की। शायद वह बिजी होंगे। वैसे भी मर्द जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनसे कम दिलचस्पी दिखाते हैं। आज पूरे 3 महीने बाद जब मैं घर में वापस आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सास और ननद का रवैया मेरे साथ पहले से अच्छा हुआ था, लेकिन आज तो सब कुछ झुक झुक कर मुझे नमस्ते किए जा रहे थे। मैं समझी कि शायद वह मेरे बेटे की पैदाइश की खुशी है, क्योंकि अक्सर सास ससुर ज़्यादा बेटे वाली बहू को ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर मुझे घर में जब घुसी तो अंदाज़ा हुआ कि यह इज्जत और झुक झुक कर नमस्ते करना सिर्फ साहिल की वजह से नहीं है, बल्कि घर की बदली हुई हालत भी है। पहले मेरी ननद मेरे घर आकर जो मुंह बनाती थी, अब मेरे घर को रस भरी निगाहों से देखती है। मेरे पति ने घर से जाने के बाद तो जैसे कोई जादू कर दिया था। वह बड़ी बड़ी तरीके से रखी हुई थी और कमरे में फर्नीचर भी नया डलवाया गया था। मैं यह सब देखकर खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि पंकज इतनी सख्ती से कब हो गए कि मुझसे बिना पूछे मुझे बताए कहीं नहीं जाते थे। घर की तो जैसे काया ही पलट कर रख दी थी। फिर उसी समय मैंने मम्मी को फ़ोन करके अपने ससुराल की सारी बात बताई। खुश होकर मम्मी ने कहने लगी, मेरे पति ने बेटे की खुशी में मुझे तोहफा दिया होगा। मैं जानती हूँ, मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। बेटा पैदा होने पर वह अपनी बीवी से बहुत खुश होते हैं। अब तुम उस खुशी की कदर करो और अपने पति की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। मम्मी की बात पर पूरा अमल करती हुई मैं अपने पंकज का बहुत धन्यवाद किया। मुझे लगता था कि वह बेटे की खुशी में पिछली सब बातें भूल गए। ननदें और सास मेरी सेवा में लगी रही। उन्होंने मुझे बिस्तर से उतरने नहीं दिया। शाम के करीबन 7 या 7:30 बजे थे। मैं अपने कमरे में निकलकर अपने बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे वहां जाने से रोक दिया और बोले, फ़िलहाल तुम यह बाथरूम इस्तेमाल मत करो, और हाँ, यह बेड की चादर भी चेंज मत करना। यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, तो फिर मैं कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूँ? मेरे सवाल पर पंकज कुछ दिन कर बोले, कल तुम्हारे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन हो जाएंगे। कल से तुम यहाँ जा सकती हो। फ़िलहाल तो मम्मी वाले बाथरूम में चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने भी बड़ी गहराई से बातों का ध्यान था, मगर यहाँ जाने से ही मुझे क्यों रोका, इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी।
और मैं बेड की चादर चेंज क्यों ना करती। फिर उस रात में अपनी सास का बाथरूम में इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा और मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं अपने बाथरूम में गई क्योंकि अपने पति के कहने के हिसाब से मुझे 40 दिन हो गए थे। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि कोने में एक बड़े साइज का गमला पड़ा है जो सूखा है और उसमें कोई पौधा भी नहीं है। मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ यह गमला रखने की क्या ज़रूरत बनती है। फिर मैं इतने दिनों के बाद घर आई थी। मैंने उस बारे में सास को कुछ ना कहा और ना ही अपने पति को बताया। मैंने सोचा कि अच्छी भली हो जाऊंगी, घर की सफाई करूंगी तो उन चीज़ों को खुद ही ठिकाने लगा दूंगी। मगर शाम को मेरे पति ने खुद ही मुझसे उस गमले के बारे में बात करना शुरू कर दी कि देखो रजनी, तुमने यह गमला तो देखा होगा जो मैंने बाथरूम में रखवाया है। यह किसी खास मकसद के लिए यहाँ रखा है, उसे वहाँ से हटाने की कोशिश मत करना। और दूसरा यह कि मैं जब तक बेड की चादर चेंज करने का न कहूँ तुम यह चादर चेंज नहीं करोगी। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछने लगी कि बाथरूम में गमला रखवाने की क्या वजह है। आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे उसी अपनी जगह से ना हटाऊं, वरना तो यह बहुत बुरा लग रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनको तंगी तकलीफ होगी, अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर पंकज एकदम गुस्से में आ गए। खबरदार, जो उस गमले के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला उसे यहाँ से हटाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। बता दूँ, तुम फिर कभी माँ नहीं बन पाओगी। अपने पति की इस बात पर मेरे दिमाग में हजारों सवाल उभरने लगे थे कि ऐसी बातें करते हैं आप, एक गमले में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई कि मुझे माँ बनने से रोक सके। मैंने अपने शब्द में शिद्दत दिखाए तो पति आपसे बाहर हो गए। जितना कहा उतना करो, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है इसीलिए मैं शक्ति नहीं दिखा रहा हूँ, वरना उस कमरे के बाहर मैं अपने घर में सबको मना कर रखा है कि उसे हाथ भी ना लगाए। हो सकता है कि 2 दिन बाद यह बाथरूम भी बंद कर दूँ। अच्छा है कि तुम भी समझ जाओ। उन्होंने यह कहा और कमरे से निकल गए। मैं उन्हें देखती रही और सोचने लगी कि एक मामूली से गमले की खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वह भी उस वक्त जब मेरी सेहत भी ठीक ना थी। फिर मैंने उस बात को अपने सीने में दबा दिया। वैसे भी घर में इतनी खुशी थी कि मैं ऐसी लड़ाई वाली बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने मम्मी को भी बता रखा था कि मेरे पति ने घर का नक्शा बदल रखा दिया है। तभी अगले दिन उनका फ़ोन आया, कहने लगी मुझे तेरी ज़रूरत सही वक्त पर पड़ी है बेटे। मेरे पति ने जब घर को इतना सजाया संवारा है तो क्यों ना तुम्हें मेरे भी काम आ जाओ। आजकल तो वैसे भी बेटे की खुशी में मैं बहुत खुश है। मम्मी कहने लगी तू जानती हो, तेरे जाने के बाद परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। अब हमारा घर तो किराए का है। अच्छे लोग किराए के घर वालों में रिश्तेदार या रिश्तेदारियां नहीं करते। हमारा अपना घर तो बनने की तैयारी हो रही है, बस 1-2 महीने के बाद हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं तुम्हारे घर पर बुलाना चाहती हूँ, कोई ना कोई बहाना कर लेंगे, मगर मैं उनको अभी यहाँ नहीं बुलाना चाहती हूँ। वह लोग काफ़ी ऊंचे ख़ानदान से है, ऐसा ना हो कि वह मेरी बेइज्जती हो जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। मम्मी ने किसी बात का जिक्र किया नहीं कि उस बात का चर्चा पूरे शहर में हो गया। फिर वह मेरी माँ थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वह बोली कि बेटी मैं तो खुद ही घर से बाहर जा रही हूँ, तुम अकेली रहोगी, अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को बुला लो, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। लेकिन एक बार अपने पति से ज़रूर पूछ लेना। सासू माँ की बातों पर तो मैं बहुत खुश हो गई। पति से इजाज़त लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह मुझे किसी बात के लिए कभी कोई मना नहीं करते। मैंने मम्मी से कह दिया कि आप शाम को उन लोगों को बुलवा ले। मम्मी भी खुश हो गई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन लोगों ने शाम को 5 बजे मेरे घर आना था। मम्मी उन्हें पता वगैरह समझा दिया।
वह खुद शाम के 4 बजे ही हमारे घर आ गए। आते ही उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नई थी, इसीलिए मम्मी ने नहीं बदली, मगर जब उनकी नज़र बाथरूम में पड़े गमले पर पड़ी तो कहने लगी, बेटी यह कितनी बुरी बात है। सूखा गमला है, तुम लोगों ने उसमें कुछ फूल पौधे भी नहीं लगाए हैं, अब उसे यहाँ रखने की क्या ज़रूरत बनती है, उसे ऊपर छत पर रखवा दो। मैंने कहा, मम्मी नहीं, मेरे पति ने बहुत सख्ती से मना किया है, उस गमले को यहाँ से नहीं उठाना, अगर उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, क्यों, ऐसा भी क्या है उस गमले में, चलो हटवा दो उसे, थोड़ी देर बाद वापस रख देंगे। मम्मी की जिद करने पर वहाँ गमले से उठवाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही छोटे लड़के को बुलाकर वहाँ से गमला उठाना शुरू कर दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी, वैसे भी वह फिजूल की बातों पर यकीन नहीं करती। खैर, उस लड़के ने गमला उठाकर बाहर वाली जगह रख दिया। मम्मी ने आए मेहमानों की खूब खातिर और आवभगत की। वह लोग भी बहुत खुश हुए, मेरी बहन को देखा और पसंद कर लिया और फिर चले गए। मम्मी ने जाने के बाद बारे में क्या बताया, मगर वो लोग हमारा सलीका देखकर बहुत खुश हुए और फिर मेरी बातचीत से तो मामला और भी आसान हो गया। मम्मी ने मेरा धन्यवाद किया और मेरी बहन टीना को खुशी खुशी घर चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब पंकज के घर आने का वक्त हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि वह गमला जिसे मैंने हटा दिया था वापस भी तो रखना है। तभी मैंने पड़ोसी के एक लड़के को बुलवा लिया गमला रखने के लिए। अपने घर लाए तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़कों को भी बुलाना पड़ेगा, आप जाकर जब तक बाथरूम को दरवाज़ा खोलो। उसकी बात पर मैं अंदर आ गए, तब तक वह दूसरे लड़के को बुलाने चला गया। मैंने आकर दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सामने उखड़ी हुई टाइल पर पड़ी जहाँ से गमला उठाया था। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि टाइल कैसे उखड़ गई थी। हालांकि बाथरूम की टाइल काफ़ी मजबूत होती हैं, उनमें एक ख़ास किस्म की गोंद लगाया जाता है जिसमें फर्श के साथ चिपक जाती हैं, मगर एयरटेल बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उसे दोबारा यहाँ रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज़ पड़ी है। जबरन हटाकर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे सब्र के मारे उठाया, देखा तो उसमें कोई गोल गोल चीज़ थी। मैंने उस थैले को खोला था। खोलने पर मेरी नज़र जले हुए एक काले अखरोट पर पड़ी जो अलग अलग भागों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और उसमें उन्हें उस बढ़िया से रखा था। मैंने हैरत से उन्हें उठाकर बाहर निकाला और कचरे में फेंक दिया। लड़कों को बुलवाकर वह गमला उसी जगह रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से विदा कर दिया। मैं सब कामों से फ्री हुई तो जब अपने कमरे में आई तो देखा मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया, सोचा कि शायद भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से दूध बनवाया और उसे देने लगी, मगर उसका रंग पीला पड़ गया। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। वह मुझ पर चिल्लाने लगे, तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी, वरना तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। उसी वक्त मेरी सास भी घर आ गई। उन्होंने तो बच्चे को देखा तो वह भी रोने लगी। बोली, यह तो कोई और ही मसला लगता है, जल्दी से पंकज को फ़ोन करके बुलवाओ। घर आए तो हम उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। मेरे पति ने हाल ही में गाड़ी ली थी, उस गाड़ी में हम लोग बाहर जाते थे। हम घर की औरतों को अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए हम पंकज का इंतज़ार करने लगे और उनको आते आते आधा घंटा हो गया था क्योंकि ट्रैफिक जाम था। काफ़ी देर के बाद जब वह घर पहुँचे तो घर में अफरा तफरी मची चुकी थी। मेरी ननद तक को पता हो गया था कि हम जल्दी से अपने छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे। वहाँ उसे इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया गया। मेरे बच्चे को खून की कमी थी। काफ़ी देर हम इमरजेंसी के बाहर चक्कर लगाते रहे। आखिर डॉक्टरों ने एक ऐसी खबर दी
जिसके सुनते ही मैं तो बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराग था और यह सुराग उस कदर गहरा था कि बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। डॉक्टर ने हमसे माफ़ी कर ली और एक लम्हा मेरे लिए बड़ा ही क़यामत भरा था। मैं बता नहीं सकती कि मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इस लम्हे मुझे इंसान की बेबसी का अंदाज़ा हो रहा था। इंसान कितने मजबूत और लाचार, बेबस और अलग है, जो अपने लेना अपनी औलाद के लिए कुछ करने का अखियाँ रखता है। मैं रोती रोती, गहराई जितनी छोटी होती है उतनी ही भारी होती है। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरी बेरंग लगन, मेरी बेरंग जिंदगी लगने लगी थी। किसी चीज़ में रंग महसूस नहीं होता। मैंने उस दिन अपने भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि वह मेरे उस गम को दिल से भुला दे और मुझे नई औलाद दे। पंकज को अजीब सी घुटन हो गई थी। वह ना तो रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बात कर रहे थे। उनका यह रवैया अजीब सा था। कम से कम मुझे उन्हें हमदर्दी की उम्मीद तो थी, मगर उन्होंने तो एक लफ्ज़ ना कहा। खैर, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का गम था, इसीलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालत ज़्यादा बिगड़ने लगे तो मेरे पति का यह रवैया मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा। वह मुझे खजाने वाली नज़रों से देखते, ऐसा लगता जैसे वह किसी बात पर मुझसे नाराज़ है। मैं उनसे पूछती मगर वह कुछ ना बताते। आखिरकार एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ तो आप रही थी, मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्यों मारा है? मैं कोई उसकी दुश्मन थी? माँ थी उसकी। इतना ही दुख मुझे भी है जितना आपके दिल में। मगर तुम वहाँ से गमला ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुनो, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। उन्होंने सफाई से कह दिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? और औलाद देना ऊपर वाले का काम है। जिसने पहले दिया है वह दोबारा भी देगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मैंने अपने दिल को संभालते हुए कहा। तभी पंकज बोले, रजनी, तुमने जो काम कर दिया है ना, उसके बाद ना तुम कभी औलाद पैदा कर सकती हो और ना कभी तुम्हारी औलाद जिंदा होगी। यह बात मुझसे लिखवा कर ले लो। मैं अपने पति की इस बात पर बिल्कुल हैरान व परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी क्या वजह है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। तो मुझसे बहुत लड़ाई करती थी कि मुझसे घर के खर्चे नहीं होते। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझे कपड़ों का ताना भी दिया था और हाँ, कहा था कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने यह फैसला लिया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने तुमको कहा था कि मैं यह दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा और तुम मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी, मगर मैंने बुराई वाली हर चीज़ को अपने से दूर कर डाला। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। एक दिन ऑफिस से आते वक्त मुझे एक आदमी मिला। आदमी बिल्कुल मामूली सा लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसी वजह से मुझ पर औलाद की खुशियाँ बंद हैं। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझसे हमारे ख़ानदान के हर आदमी का नाम बताया और बड़े डिटेल से बताई थी। फिर उनकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। मैं उस आदमी की बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर एक काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पर जलन हो तो समझ जाना कि वाकई तुम पर जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुमको मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं उसके घर गया, उससे मिलने काफ़ी सारे पैसे भी दिए। मैंने उसकी बातों से पहले ही इतना दिलचस्पी लेने लगा था कि उसकी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छी खासी रुपए लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पड़ा कर दिया और कहा, यह चादर अपने बेड पर बिछा दो
और 2 अखरोट तुमने तो मैं गमले के नीचे से मिले हैं, वह भी उस आदमी ने मुझे पढ़कर दिए थे। मुझे उस आदमी ने बताया था कि अखरोट घर के किसी ऐसे कोने में रखना जहाँ पर भगवान का नाम ना लिया जाए। मुझे उससे बेहतर जगह कोई नहीं लगी, तो मैंने बाथरूम में उन्हें दफन कर दिया और ऊपर यह गमला रख दिया। मगर तुमने सब्र नहीं हुआ और तुमने वह गमला उखाड़कर न जाने क्या किया। इसी वजह से हमारे घर में मुसीबतें आई हुई हैं। तुम्हें मेरा सारा का सारा काम बिगाड़ दिया। इतनी मेहनत से मैंने यह सब किया था। अपने पति की बातें सुनकर मैं अपने सर पकड़ लिया। मैं बोली, पंकज, आपको लगता है कि उस आदमी ने आपके साथ सच बोला है? मैं उनको समझाने की कोशिश की। देखा? वह बोले, हाँ। तो क्या तुम देख लेना, हमारी अपनी नई औलाद नहीं होगी। उनकी यह बात सुनकर मेरे कानों को लगा, नहीं पंकज, भगवान ऐसा कोई बेहुदा बातें मत करो। तुम भी पढ़े लिखे हो और मैं भी इतनी पढ़ी लिखूं कि इन सब बातों में क्यों आ रहे हो। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि यह सब झूठ है। वह आदमी धोखेबाज था, आपको बेवकूफ़ बना कर गया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चले। हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सरासर झूठ है और यह भ्रम बातें हैं। मैंने अपने पति को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी माँ बन सकती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो दूध की खराबी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था। हमारे देश में मिलावटी हर जगह होती रहती हैं और इस तरह से दूध में कुछ अजीब सी पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है और यह आम सी बात है। मगर हम माँ बाप की मजबूरी है, हम उन कंपनियों पर भरोसा करते हैं और बदले में हमारे बच्चों की जान जाने चली जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस बारे में खुद जांच कर सकते हो। अपने उस कहानी में 2 सबक सीखकर दूसरों को भी समझाना चाहती हूँ। अपने बच्चों को अपने घर में बनाई हुई चीज़ें ही दे, बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास ना करे। और मैंने जैसे अपनी छाती से ही दूध पिलाया था, माँ का दूध दे। बच्चों की हर चीज़ पर गहराई से ध्यान करे। आपके हालात इतने भी बुरे हो जाए, भगवान के लिए कभी भी अपने रास्ते से मत भटको और ऐसी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। जब सारा सच सुनकर मेरे पति के सामने आया तो उन्होंने तो मुझसे इस बात की माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।